सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 1 में हम किनेसियोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे या फिर गति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। गति विज्ञान में हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीवर या फिर उत्तोलक। सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लीवर आप अमूमन शब्द सुनते हैं और अगर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है पहले तो आप जानते हैं कि लीवर उत्तोलक है। उत्तोलक क्या है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, लेकिन पहली बार अगर ये शब्द सुन रहे हैं तो आपको लीवर से जो हमारे शरीर का अंग है उसके साथ आपको थोड़ा एक जैसे उनको आप समझ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन के अंदर दोनों एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग में थोड़े से भिन्न है। जो शरीर का अंग है लीवर, उसको आप LIVER से लिखते हैं। LIVER और यहां पर LEVER लिखते हैं। दोनों की स्पेलिंग थोड़ी अलग अलग है लेकिन बोलने में प्रोनाउंसिएशन दोनों की एक जैसी है, लेकिन दोनों हैं बड़े भिन्न भिन्न। ये जो लीवर है जिसको हम उत्तोलक कहते हैं उसको हिंदी में यकृत कहते हैं, इसको हिंदी में उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक या फिर लीवर है क्या? हम इसको एक सामान्य एक सिंपल मशीन के रूप में परिभाषित करते हैं। एक मशीन है, सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई मोटर या फिर चक्री नहीं लगी हुई है, मोटर नहीं लगी हुई है इसमें। एक साधारण सिंपल मशीन है या फिर एक जुगाड़ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। एक साधारण मशीन है जो आपको कार्य को सुगमता से करने में मदद करती है कि आप किसी कार्य को कम बल लगाकर अधिक कार्य करना चाहें तो आप कर सकते हैं, किसी कार्य को तेजी के साथ कर सकते हैं, किसी कार्य के अंदर एक्सीलरेशन या फिर स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहें तो वो इस मशीन का उपयोग करके आप बढ़ा सकते हैं। जब मैं मशीन बोलूं तो आप ये मत समझिए कोई इक्विपमेंट आपको लेके आना है, कोई कोई मशीनरी आपको लेकर आनी है। मशीन का मतलब होता है कि एक ऐसा यंत्र, मशीन को आप यंत्र के रूप में समझना। यहाँ पर यंत्र का मतलब क्या है कि जो आपका कार्य को आसान करे, जो आपके कार्य को आसान करे। कई बार आप जो काम करने का तरीका है, काम करने की शैली, जो प्रक्रिया, उसको भी यंत्र कह देते हैं। तो यंत्र का मतलब क्या है कि जो कार्य करने का तरीका है, जो कार्य को सुगम बनाए, उसको मशीन कह देते हैं कई बार। तो उत्तोलक को या लीवर को आप एक साधारण मशीन के रूप में परिभाषित करते हैं जो आपके कार्य को सुगमता से और सरलता से करने में आपकी मदद करता है। लीवर जो है वो न केवल बाहर पाया जाएगा बल्कि मानव शरीर में भी पाया जाएगा। मानव शरीर के कुछ भाग जो हैं वो लीवर के भांति या फिर उत्तोलक की भांति कार्य करेंगे, पूरी संरचना को वहां पर बनाएंगे। लेकिन एक बार हम यहाँ पर चीजों को पढ़ते हैं और धीमे धीमे फिर हम आगे समझते हुए चलेंगे कि यहाँ पर क्या बात समझाने की बात की जा रही है। मानव शरीर उत्तोलक की एक प्रणाली है जो गति करने में सहायता देती है। या फिर हम यहां से शुरू कर सकते हैं। लीवर एक साधारण मशीन है जिसमें एक कठोर छड़ होती है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक कठोर छड़ होती है। कठोर छड़, छड़ का मतलब, अब छड़ का मतलब आपने डंडे से नहीं समझना, छड़ का मतलब आपने आकार से समझना है। आकार से समझना, जिस तरह ये पेन है, पेन एक छड़ की आकृति है। आपकी उंगली एक छड़ की आकृति है। आपकी ह्यूमरस बोन छड़ की आकृति है। रेडियस अल्ना छड़ की आकृति है। फीमर छड़ की आकृति है। तो इस तरह से छड़ की आकृति एक लकड़ी की भांति, एक सीधी रोड की भांति आकृति वहां पर रहेगी। तो लीवर एक साधारण मशीन है, एक सिंपल मशीन है जिसमें एक कठोर छड़ होती है। कठोर छड़ होती है जिसे किसी अन्य वस्तु पर बल लगाने के लिए एक अक्ष के चारों ओर घुमाया जा सकता है और हम कार्य करने के लिए किसी अक्ष के इर्द गिर्द उसको घुमाएंगे और फिर उस छड़ के ऊपर हम क्या करेंगे? बल आरोपित करेंगे, बल लगाएंगे। और यह काम करने से क्या होगा कि हम जो कार्य करना चाहते हैं वो सुगमता से या सरलता से कर पाएंगे। लीवर द्वारा प्रदान किया गया यांत्रिकी लाभ हमें बहुत अधिक प्रतिरोध को आसानी से हटाने में सहायता करता है। और फिर हम ये लाइन पढ़ सकते हैं, मानव शरीर उत्तोलक की एक प्रणाली है जो गति करने में सहायता देती है। अब इसको समझना है आपने। देखिए भाई, ह्यूमन बॉडी मूव करती है कि हम सब हलचल करते हैं, हम सब चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने हाथों को हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये तमाम काम जो है वो उत्तोलक के काम, उत्तोलक की वजह से हो रहे हैं। या फिर जो गति आप करते हैं वो उत्तोलक की वजह से आप कर रहे होते हैं। क्योंकि गति करने के लिए हमारे शरीर को, हमारे शरीर में लॉन्ग बोन जो है, लंबी हड्डियां जो है वो सहायता करती हैं। लंबी हड्डियां गति करने में हमें मदद करती है। साथ ही जो मांसपेशियां हैं वो बल लगाने का काम करती हैं। जोड़ जो है वो हलचल पैदा करते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं और इस डायग्राम से आपको थोड़ा समझना है कि कैसे कैसे यहाँ पर आप चीजों को समझने वाले हैं भाई। जैसे मान लीजिए कि ये एक सपाट जगह है, कुछ इतने समझ लीजिए इसको। और यहां पर आप इमेजिन कीजिए कि यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो पड़ा हुआ है और यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो पड़ा हुआ है। ये पत्थर यहां पर पड़ा हुआ है। इस पत्थर को आप हटाना चाहते हैं।
इस पत्थर को आप हटाना चाहते हैं, लेकिन हटाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको क्या चाहिए, एक व्यक्ति आएगा और वो धक्का देने का इसको प्रयास करे। तो अगर व्यक्ति इसको धक्का देगा तो हो सकता है कि भाई वो केवल धक्का देने से इस पत्थर को ना हटा पाए। अगर इमेजिन करें कि पत्थर का भार 300 किलो के आसपास है, तो केवल धक्का देने से पत्थर को नहीं उठा पाएगा। तो उसको क्या करना होगा, हम आमतौर पर क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति कि हम क्या करेंगे, एक छड़ को लेंगे। हम क्या करेंगे, एक छड़ को लेंगे और उस छड़ को यहां पर हम लगा देंगे। इस छड़ को हम यहां पर लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक आधार खोजेंगे। हम क्या खोजेंगे, एक आधार खोजेंगे और उस आधार को हम यहां पर लगा देंगे। और उस आधार को हम क्या करेंगे, हम यहां पर मान लीजिए कि आधार को लगा देते हैं। ये हमने आधार लगाया। अब क्या होगा, हम बल आरोपित करेंगे। हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और बल कहां पर लगाएंगे, बल हम यहां पर लगाएंगे। हम बल क्या करेंगे, यहां पर बल लगाएंगे। और यहां पर बल लगाने से होगा क्या कि ये पत्थर जो आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। ये पत्थर आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, आगे की तरफ ये मूवमेंट करेगा। ये पत्थर जो है वो आगे की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा भाई। ये पत्थर जो है वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। हम यहां पर बल लगाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है, ऐसे खूब सारे आपने अपने आसपास या फिर अपने गांवों के अंदर ऐसे काम करते हुए आपने देखा होगा। किस तरह से कोई काम होता है, यहाँ पर कोई भारी वस्तु है, आपने एक छड़ लिया, छड़ लेकर आपने नीचे उसके सपोर्ट लगाया, सपोर्ट लगा के जब भार दिया उसके ऊपर, तो ये भार देने की वजह से चीज जो आगे फिसलने शुरू हो जाएगी। अब वही व्यक्ति मान लीजिए कि इसके अंदर भार 150 किलोग्राम है और एक व्यक्ति सीधा जब धक्का लगा रहा था, तो हो सकता है कि वो इसको ना आगे की तरफ धकेल पाए, लेकिन इस मशीन की सहायता से वो क्या कर सकता है, इसको आगे की तरफ धकेल सकता है। तो बल तो वो उतना ही लगा रहा है अब भी, लेकिन अब बल जो है उसका बढ़ गया है, या फिर कम बल के अंदर अधिक काम वो कर सकता है, अधिक कार्य वो कर सकता है, अधिक प्रतिरोध को वो हटा सकता है, अधिक प्रतिरोध को वो मूव कर सकता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये उत्तोलक की वजह से। ये पूरी की पूरी जो मशीनरी है, ये पूरी की पूरी जो हमने एक सामान्य एक सिंपल मशीन को बनाया है, ये उदाहरण किसका है, उत्तोलक या फिर लीवर का ये उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है, उत्तोलक या फिर ये उदाहरण किसका है, उत्तोलक या फिर लीवर का ये उदाहरण है। अब यहाँ पर प्रमुख काम कौन कौन से हैं या फिर क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, उन बातों को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर। ये जो भार है, ये जो भार है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। इसको ही हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इसको ही हम लोड कह सकते हैं, इसको ही हम वर्क कह सकते हैं, इसको ही हम कार्य कह सकते हैं, इसको ही हम भार कह सकते हैं। कई नाम से इसको जाना जा सकता है कि हमें ये काम करना है, यही प्रतिरोध है, यही हमारे लिए रेजिस्टेंस, इसको हमें हटाना है, इसको हमें क्या करना है, हटाना है। और ये है, उसके बाद हमारे पास एक अन्य बिंदु रहेगा। और अन्य बिंदु कौन सा है, ये वो अन्य बिंदु है कि जहां पर ये छड़ जो है वो घूमेगी। ये छड़ क्या करेगी, घूमेगी। घूमने का काम कहां होगा, इस बिंदु के ऊपर होगा। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे, या हम इसको एक्सिस कहेंगे, या हम इसको क्या कहेंगे, फुलक्रम कहेंगे, या हम इसको फुलक्रम कहेंगे, या हम इसको क्या कहेंगे भाई, अक्ष, एक्सिस, फुलक्रम या धुरी कहेंगे इसको। या क्या कहेंगे, धुरी हम इसको कहेंगे। कई नाम से इसको भी जाना जाएगा। ये वो बिंदु है जहां पर वो कठोर छड़ जो है वो हलचल करेगी या घूमेगी। अगर मान लीजिए कि ये बिंदु ना हो तो आप बल आरोपित ही नहीं कर पाएंगे। कैसे, अगर मान लीजिए कि इसको हटा देता हूं मैं, हटाने के बाद आप यहां पर बल लगाओ तो बल लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। आपको वो बल आरोपित करने के लिए, बल को आगे भेजने के लिए एक बिंदु चाहिए जिसके ऊपर वो छड़ घूमे। तो छड़ घूमेगी कहां पर, यहां पर छड़ घूम रही है। और बल आप लगा कहां पर हो, यहां पर। अगर मान लीजिए कि बल ना हो और आप छड़ को यहां पर रख लो और नीचे करोगे तो ये लकड़ी ऊपर की तरफ आ जाएगी, कोई काम नहीं होगा। तो तीनों के तीनों बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है। अब आपने, ये पत्थर है, पत्थर के जड़ के अंदर आपने लकड़ी को लगाया, छड़ को लगाया, यहां पर आपने अक्ष को रखा, सपोर्ट देने के लिए आपने एक वस्तु को रखा यहां पर। और वस्तु को रखने के बाद अब जब आप यहां पर बल आरोपित करोगे ना, तो ये बल सीधा सीधा यहां पर ट्रांसफर होगा और ये चीज आगे तरफ भेजेगी। इसको हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, इसको हम बल, इस बिंदु को क्या कहेंगे, हम बल कहेंगे। क्या कहेंगे, बल कहेंगे, या हम इसको फोर्स कहेंगे, या हम इसको एफर्ट कहेंगे, या हम इसको एफर्ट कहेंगे। तो ये
2-3 नाम से ये भी जाना जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, यही उत्तोलक है। यही क्या है? उत्तोलक है। अब एक मजेदार बात आपने यहां पर ये देखनी है कि ठीक ठीक ऐसा सिस्टम हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाएगा। शरीर में कैसे पाया जाएगा? कि मानव शरीर में, मानव का जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर क्या खास बात है? मानव शरीर के अंदर उत्तोलक कैसे काम करेगा? यहां पर आपने देखना है कि हमारे पास 5 प्रकार की बोन्स हैं आकृति के आधार पर, और उन बोन्स में से एक प्रकार जो है वो कैसा है? लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियां या फिर लंबी अस्थियां। लंबी हड्डियां या फिर लॉन्ग बोन्स हमारे पास एक प्रकार है। लंबी अस्थि जो है उसकी संरचना किस तरह रहेगी? इस तरह की लगभग संरचना रहेगी। अब आकृति जो है वो कोने जो है वो हो सकता है कि अलग अलग आकार के हो जाए, लेकिन मुख्य रूप से इसकी आकृति एक पेन की तरह, एक छड़ की तरह पे इसकी आकृति रहती है। छड़ की तरह इसकी आकृति रहती है। उसके बाद हमारे पास अन्य भाग कौन सा है? हमारे पास अन्य भाग जो है वो है पेशी, मांसपेशी या फिर मसल। मसल क्या काम करेगी? बल उत्पन्न करने का काम करेगी। बल उत्पन्न करना या फिर बल लगाना या फिर फोर्स इनपुट का काम किया जाएगा। और फिर हमारे पास एक भाग है जोड़, और एक भाग है जॉइंट या फिर जोड़, जिसको हम संधि भी कहते हैं। जोड़ क्या करेगा काम? अक्ष का काम करेगा। जोड़ किसका काम करेगा? अक्ष का काम करेगा, धुरी का काम करेगा। कैसे? अब इसको थोड़ा डायग्राम के रूप में भी हम देख लेते हैं भाई। डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपकी भुजा है। अब यहां पर देखिए, ये आपकी ह्यूमरस, यहां से लेकर यहां तक आपकी क्या है? ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन कहां पर जुड़ी हुई है? इस हिस्से पर जुड़ी हुई है। अब यहां पर आपकी बाइसेप मसल आती है। बाइसेप मसल आकर जुड़ेगी कहां पर? आगे जो अल्ना और रेडियस है उनके ऊपर जाके जुड़ेगी इस जोड़ से। अब जोड़ पे जुड़ी है तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ना इसको, तो वो आगे की जो हड्डियां हैं इनको पीछे की तरफ खींचेगी। पीछे की तरफ खींचेगी तो हाथ क्या हो जाएगा? फ्लेक्स हो जाएगा। हाथ अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। हाथ अंदर की तरफ मुड़ने के पीछे काम कौन कर रहा है? ये हड्डियां काम कर रही है, और ये हड्डी सपोर्ट दे रही है उसको। ये जो एक्सिस एक्सिस जो है, एक्सिस कौन बनेगा? आपका कोहनी का जोड़ बनेगा। और आपकी जो मसल है बाइसेप, वो बल उत्पन्न करेगी। वो क्या करेगी? बल उत्पन्न करेगी। और छड़ का काम यहां पर कौन कर रहा है? ह्यूमरस और अल्ना रेडियस कर रही है। अल्ना रेडियस कर रही है। तो यहां पर इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ये उत्तोलक इसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपने ये तस्वीर को देखा है। कोई भी आप, ये आपके लिए प्रतिरोध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये प्रतिरोध है और ये मेरे लिए छड़ का काम कर रही है, और यहां पर मैं बल लगा रहा हूं, तो बल मैं पीछे की तरफ बल लगा रहा हूं। तो ये, और अक्ष कहां पर बन जाएगा? कोहनी के अंदर अक्ष बन जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आपने क्या देखना है? उत्तोलक हमारे शरीर के अंदर कार्य कर रहा होता है। उत्तोलक हमारे शरीर के अंदर कार्य कर रहा होता है। 3 बिंदु आपने यहां पर ध्यान रखने हैं। 3 बिंदु होंगे कौन से? एक फोर्स का होगा, एक एक्सिस का होगा, और एक आपने यहां पर जहां पर भार। अब देखिए पत्थर बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सारा का सारा भार टिका कहां पर हुआ है? यहां पर टिका हुआ है। कहां पर टिका हुआ है? इस बिंदु के ऊपर इसका सारा का सारा भार जो है वो टिका हुआ है। तो ये बिंदु प्रतिरोध का बिंदु बन जाएगा। इस बिंदु के ऊपर ये छड़ घूम रही है, ये एक्सिस का बिंदु बन जाएगा। यहां पर हम यहां पर हम बल लगा रहे हैं, तो ये बिंदु बल का बिंदु बन। अगर भार में बल यहां से लगाऊं तो बल का बिंदु ये बन जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी, उसके बाद मैं पुनः चलता हूं, हम पढ़ते हैं चीजों को। क्या बात यहां पर और बोली जा रही है उन सबको देख लेते हैं भाई हम। उत्तोलक एक यांत्रिकी दृढ़ दंड होता है। एक यांत्रिकी मैकेनिकल छड़ है। छड़ भी कैसी है? कि सख्त है, सख्त छड़ है, वहां पर नाजुक नहीं है, क्योंकि बल लगाएंगे टूट ना जाए। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। इसीलिए हड्डियों के अंदर इतनी कठोरता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसको उत्तोलक के भांति काम करना है, उसको छड़ की भांति काम करना है, एक सिस्टम का निर्माण करना है। इसलिए हड्डियों को इतना मजबूत रखा जाता है। एक दृढ़ दंड होता है जो एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूमता है, जिसे अक्ष या धुरी कहते हैं। इसके द्वारा हम कार्य को शीघ्र तथा सरलता से कर सकते हैं। कम बल लगाकर हम अधिक कार्य कर सकते हैं। इनपुट हमने कम लगाया, आउटपुट हमने ज्यादा ले लिया, या फिर हमने कम बल लगाया और उस काम को तेजी के साथ हमने कर लिया। एक सख्त छड़ जिसका प्रयोग प्रतिरोध हटाने के लिए किया जाता है। बल का प्रयोग अक्ष के किसी एक तरफ किया जाता है। मानव शरीर में हड्डी छड़ या लीवर का काम करेगी।
जोड़ फुलक्रम या फिर अक्ष का काम करेगा, और पेशी जो है वो बल लगाने का कार्य करती है। तीनों का ये फंक्शन आपने जरूर ध्यान रखना है कि कौन शरीर के अंदर क्या क्या काम करता है। मानव शरीर भी एक तरह से आप अभी पढ़ के आए हैं कि एक प्रणाली है कि जिसके अंदर खूब सारे लीवर पाए जाते हैं, या फिर उत्तोलक की एक प्रणाली है जो गति करवाने में हमें क्या करेगी, सहायता करेगी, गति करवाने में हमें मदद करेगी। फिर आप यहाँ पर तीन अन्य चीजों को देखते हैं, एक बल भुजा को देखते हैं, एक भार भुजा को देखते हैं। बल भुजा या भार भुजा क्या है, इनको भी देख लेते हैं भाई हम। अभी हमने जो डायग्राम बनाया उसी डायग्राम को मैं एक बार दोबारा यहां पर रिक्रिएट कर लेता हूं। ये आपके लिए ग्राउंड हो जाएगा, और यहां पर हम ये हमारे पास यहां पर प्रतिरोध आया, प्रतिरोध के बाद हमने यहां पर एक भाग जो है वो छड़ के लिए यहां पर रख दिया। चलिए, और एक हमने यहां पर सपोर्ट लगाने के लिए ये यहां पर सपोर्ट आ गई। अब तीन बिंदु, और यहां पर हम बल लगा रहे हैं, और बल हम कहां लगा रहे हैं, बल हम इस बिंदु के ऊपर हम बल लगा रहे हैं। अब देखिए भाई, इसको हम तीन बिंदु जो हम यहां पर बनाना चाहते हैं, उन बिंदु को हम अब देखेंगे कहां कहां पर वो बिंदु क्रिएट हो रहे हैं या फिर कहां वो बिंदु बन रहे हैं। तो उनको अपने यहां पर आप देख सकते हैं कि बल तो कहां लगाया जा रहा है, बल यहां लगाया जा रहा है। आपका एक्सिस कहां पर बन रहा है, एक्सिस यहां पर बन रहा है, और भार जो है वो यहां से मूव हो रहा है। अब तीन सीधी रेखा बनाइए। अब आपने ये तीन बिंदु है आपके पास, इनको मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर आप बल लिख सकते हैं, यहां पर आप बल लिख सकते हैं, यहां पर आप अक्ष लिख सकते हैं, और यहां पर आप प्रतिरोध लिख सकते हैं, यहां पर आप प्रतिरोध लिख सकते हैं। ये तीन बिंदु आपकी इस तरह से हो जाएंगे, ये तीन बिंदु आपकी इस तरह से हो जाएंगे। अब हमने यहां पर क्या करना है, तीन रेखाएं बनानी है, तीन रेखाएं बनानी है। तीन रेखाएं कहां से कहां तक बनेगी, हम हमेशा फलक्रम से ये रेखाएं बनाएंगे। एक फलक्रम से रेखा हमने यहां तक जहां से बल है वहां तक बनाई, और फिर एक रेखा हमने बनाई, ये दो रेखा बनाई। फलक्रम से हम ये रेखाएं बनाएंगे, और फलक्रम से जो ये रेखाएं बन रही है, इस रेखा को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फलक्रम से बल तक आ रही है तो इसको हम बल भुजा कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, भार भुजा कहेंगे, क्योंकि ये फलक्रम से प्रतिरोध या फिर भार की तरफ जा रहा है, भार भुजा। अगर इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहें तो ये फोर्स आर्म, और इसको हम क्या कहेंगे, लोड आर्म। चलिए भाई, तो ये भुजाएं बन गई हमारी। एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको और दे देता हूं कि जिसके अंदर हम इसी तरह का एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं अब एग्जांपल लेता हूं, चिमटे का एग्जांपल ले लेते हैं। चिमटे का एग्जांपल ले सकते हैं हम, चिमटे को, या फिर नेल कटर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चिमटे का एग्जांपल लेते हैं, चिमटे को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि बड़ा सिंपल सा डायग्राम है चिमटे का, ज़्यादा कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है कि चिमटा कैसे बनाया जा सकता है। तो चिमटे का हम कुछ इस तरह का चिमटा होता है भाई, आप देखते हैं इस तरह की संरचना जो है चिमटे की रहती है। इस तरह की संरचना जो है वो चलिए, तो ये चिमटा हुआ। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि कैसे कैसे यहाँ पर काम करेगा ये, तो हम कह सकते हैं कि आपका अक्ष जो है वो कहाँ बनेगा, इस बिंदु के ऊपर आपका अक्ष अब बनेगा। आपका अक्ष कहाँ बनेगा, इस बिंदु के ऊपर आपका अक्ष बनेगा। आप इससे रोटी पकड़ रहे हैं, कोई मिठाई को पकड़ रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई चीज को पकड़ रहे हैं, इस तरह का चिमटा है, यहाँ पर आप किस चीज को पकड़ रहे हैं, तो आप कोई भी चीज को पकड़ रहे हैं, तो प्रतिरोध कहां पर बनेगा, आपका प्रतिरोध इस बिंदु के ऊपर बनेगा, प्रतिरोध आपका इस बिंदु के ऊपर बनेगा।
और इसको आप बल कहां से लगाएंगे, इस चिमटे को पकड़ेंगे कहां से, चिमटे को यहां से पकड़ सकते हैं, यहां से पकड़, मान लीजिए कि आप यहां से पकड़ रहे हैं चिमटे को आप यहां से पकड़ रहे हैं, तो ये आपका कौन सा बिंदु बन गया, बल का बिंदु बन गया। तो इन तीनों को मैं लिख देता हूं, यहां पर प्रतिरोध रहेगा, फिर जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो आपका प्रतिरोध है, जहां से आप बल लगा रहे हैं वो बल का बिंदु है, और जहां पर अक्ष घूम रही है कोई चीज वो क्या बन जाएगा, अक्ष या फिर फुलक्रम बन जाएगा। अब हम पुनः यहां पर क्या करेंगे, वो भुजाएं बनाने का काम करते हैं कि भुजा कैसे कैसे यहां पर बनेगी। तो भुजा हम बिल्कुल एकदम यहां से प्रतिरोध से बनाना शुरू करेंगे। एक भुजा हमारी यहां से इस सीधी रेखा से यहां तक बनेगी, और एक भुजा हमारी यहां से यहां तक बनेगी। ये दो भुजा यहां पर बन रही है, और दोनों भुजाओं के नाम क्या क्या होंगे आप जानते हैं, क्योंकि ये अक्ष से लेकर बल तक जा रही है तो ये बल भुजा है, और ये अक्ष से लेकर प्रतिरोध तक जा रही है तो ये प्रतिरोध भुजा है। या फिर लोड आर्म ये रहेगी, और ये क्या रहेगी, बल भुजा रहेगी। तो ये दो चीजें मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई कि प्रतिरोध भुजा क्या है और बल भुजा क्या है, इनका उपयोग क्या होगा, ये अब हम पढ़ने वाले हैं, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फुलक्रम, उत्तोलक या लीवर एक साधारण मशीन है जो कम बल लगाकर अधिक कार्य करने में हमें मदद करता है, या फिर सरलता और शीघ्रता के साथ हमें कार्य करने में मदद करता है। इस सिस्टम के अंदर उत्तोलक में या लीवर में एक दृढ़ छड़ पाई जाती है, एक सख्त छड़ पाई जाती है, एक अक्ष या फिर एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो छड़ घूम रही है, और एक प्रतिरोध पाया जाता है या फिर एक ऐसा भार पाया जाता है जो कार्य हमें करना है, जिस चीज को हमें फेंकना है, जिस चीज को हमें धकेलना है, जिस चीज को हमें खींचना है, वो चीज यहां पर पाई जाएगी। तो ये तीन बिंदु वहां पर रहेंगे, और ये तीन बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, उत्तोलक का निर्माण करेंगे। भार किसके ऊपर लगाया जाएगा, प्रतिरोध के ऊपर लगाया जाएगा, भार छड़ के ऊपर भार आरोपित किया जाएगा, और उस भार को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, अक्ष करेगा। ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, अक्ष करेगा। तीन चीजें, तो तीन बिंदु आपको ये ध्यान में रखने हैं। जब आपको ये बिंदु ध्यान में लग जाते हैं कि अक्ष, बल और प्रतिरोध क्या है, उसके बाद आप यहां पर क्या करते हैं, अक्ष को लेकर, फुलक्रम को लेकर एक लाइन आप बल तक खींचेंगे, और फुलक्रम से लेकर एक लाइन आप प्रतिरोध तक खींचेंगे। अक्ष से लेकर बल की जो लाइन है वो बल भुजा बन जाएगी, और अक्ष से लेकर प्रतिरोध तक की जो लाइन है वो प्रतिरोध भुजा या फिर भार भुजा बन जाएगी। या क्या बन जाएगी, भार भुजा बन जाएगी। ये इतनी चीजें आपको अभी तक 5 चीजें क्लियर हो गई होंगी, बड़ा आराम से मैंने इनको समझाया है। चलिए भाई, और शरीर के अंदर बल लगाने का काम, फोर्स लगाने का काम कौन करेगा, आपकी मांसपेशियां करेंगी। जोड़ जो है वो अक्ष का काम करेंगे, और छड़ का काम कौन करेगी, हमारी हड्डियां करेंगी, जो सख्त छड़ का काम करेंगी। और शक्ति आप जानते हैं कि हमारे जो हड्डियां हैं वो खूब मजबूत, खूब सख्त होती हैं कैल्शियम की वजह से। तो ये तमाम बातें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको एक बार याद रखनी है भाई। आगे बढ़ता हूं फिर वहां पर एक अन्य चीज, यांत्रिकी लाभ या फिर उत्तोलक का नियम। यांत्रिकी लाभ या फिर उत्तोलक का नियम, अगर बल भुजा की लंबाई, अब यहां पर ये नियम ध्यान रखना, दो बातें यहां पर आएंगी। तीन तरह के आपके पास उत्तोलक रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तोलक का उपयोग करके या तो काम शीघ्रता से किया जा सकता है या सरलता से किया जा सकता है। तो मैं शब्द का यहां पर उपयोग कर रहा हूं, मैं यहां पर पुनः लिख देता हूं, पिछले पेज के ऊपर यहां पर लिख देता हूं मैं, उत्तोलक का काम, उत्तोलक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है उत्तोलक का प्रयोग, उत्तोलक का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम कार्य को शीघ्रता, अथवा शीघ्रता कहिए, जल्दी कहिए, कर सकते हैं, या हम कार्य को सरलता या फिर आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब एक बात यहां पर आपको और ध्यान में रखनी है
कि कार्य को सरलता और शीघ्रता से कर सकते हैं या फिर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्योंकि हम इसका यूज ही इसीलिए कर रहे हैं उत्तोलक का, क्योंकि हमारा ये समय बचा रहा है, हमारी मेहनत बचा रहा है, हमारा बल बचा रहा है। अब उतने बड़े पत्थर को हटाने के लिए अगर धक्का लगाना हो तो 4 आदमी चाहिए और चारों के चारों पसीने से तरबतर हो जाएंगे, जब जाके वो पत्थर हिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो सिंपल मशीन का उपयोग करके उस पत्थर को मूव कर सकता है। तो यहां पर आपने जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है? शीघ्रता से करने का मतलब और आसानी से करने का मतलब क्या है कि यहां पर आपको स्पीड में लाभ होगा, या फिर यहां पर आपको त्वरण का लाभ होगा, एक्सिलरेट करेगी चीजें जल्दी। और एक आपको यहां पर लाभ कौन सा होगा? एक आपको यहां पर लाभ होगा बल का लाभ, बल का लाभ होगा। दो तरह के लाभ आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, दो तरह के लाभ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक तो स्पीड में लाभ होगा और एक बल में लाभ होगा। कब स्पीड में लाभ होगा और कब बल में लाभ होगा, ये कौन बताएगा? आप, मैं आपको लेके जा रहा हूं कि मैंने बल भुजा और भार भुजा क्यों पढ़ा है, कि मैं कह रहा हूं कि दो तरह के लाभ आपको उत्तोलक का प्रयोग करने से होंगे। एक स्पीड में लाभ हो सकता है और एक बल का लाभ हो सकता है। बल के लाभ को ही हम क्या कहते हैं? यांत्रिकी लाभ कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इसको ही हम अन्य नाम से क्या जानते हैं? यांत्रिकी लाभ। यांत्रिकी लाभ कहिए या फिर इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहिए। इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो या तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा या फिर हमें स्पीड में लाभ होगा। लेकिन ये कब कब होंगे, ये निर्धारित कौन करेगा? तो ये लाभ कब होंगे या फिर किसको होंगे, ये निर्धारित कौन करेगा, या फिर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ये डिपेंड रहता है बल भुजा और भार भुजा के अनुपात पर। बल भुजा व भार भुजा की लंबाई पर निर्भर होगा। ये किसके ऊपर निर्भर होगा? बल भुजा और भार भुजा की लंबाई के ऊपर निर्भर होगा। तो चलिए भाई उसको पढ़ लेते हैं हम, क्या बात वहां पर की जा रही है। और जो बल भुजा और भार भुजा की लंबाई है, उसके अंदर जो बात बताई जा रही है वो बात, या फिर उसको हम कहते हैं क्या? उत्तोलक का नियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उत्तोलक का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ लीवर कहते हैं, या फिर यांत्रिकी लाभ। अगर बल भुजा की लंबाई, ध्यान रखना भाई, अगर बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक है तो कम बल में ज्यादा भार उठाया जा सकेगा। क्या बात यहां पर की जा रही है कि मान लीजिए कि एक झूला है, ये शीशो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति यहां पर बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है और एक व्यक्ति यहां बैठा है। दो व्यक्ति यहां पर इस तरह से बैठे हैं। अगर आमतौर पर आप क्या देखते हैं कि जो बीच में ये इस तरह की संरचना बनी होती है, ये बिल्कुल बीचों बीच बनी होती है। लेकिन अगर आप क्या करें, इस संरचना को यहां पर कर दें, कि अगर मैं इस संरचना को यहां कर देता हूं तो फिर क्या परिस्थिति यहां पर बनेगी? या फिर दोबारा इस डायग्राम को बनाते हैं हम। ये हमारे पास छड़ है वो, और यहां पर हम ये आपने छड़ बनाई और यहां पर आपने इसको आधार दे दिया। इस जगह पर बीच में आधार लगा होगा हमेशा। चलिए भाई, यहां पर आपने क्या दे दिया? इसको आधार दे दिया, बिल्कुल एक सीधी रेखा के अंदर हो गए। यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति कहां बैठा है? एक व्यक्ति, ए व्यक्ति यहां बैठा है और बी व्यक्ति यहां बैठा है। अब एक बात बताइए कि भार भुजा और बल भुजा की अगर हम बात यहां पर करें, अगर बिंदु हम यहां पर लगाना शुरू करें तो आप जानते हैं कि ये तो क्या बनेगा? अक्ष बनेगा। ये बिंदु क्या बनेगा? अब अक्ष बनेगा, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको नीचे करना है। तो ये बिंदु क्या बन जाएगा? प्रतिरोध बन जाएगा। ये बिंदु क्या बनेगा? प्रतिरोध। और यहां से अब बल लगाया जाएगा तो ये बिंदु क्या बनेगा? बल का बिंदु बनेगा।
और अगर हम भुजाओं को देखें अभी हम, तो हमारे पास भुजा अक्ष यहां पर हमारा ये है, तो यहां से लेकर ये हमारे पास बल भुजा है, और यहां से लेकर हमारे पास ये क्या है, भार भुजा। ये कौन सी है, फोर्स आर्म है, और ये क्या कौन सी है, लोड आर्म है। तो आप बताइए कि भाई क्या एक के लिए आसान होगा? दोनों के शरीर के अंदर भार कितना है, 50-50 किलो भार है। दोनों के शरीर में भार कितना है, 50-50 किलो भार है। तो बताइए कि क्या ए को फायदा हो रहा है फिर बी को फायदा हो रहा है? अगर ए यहां से इसको उठाना चाहे तो बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए। ये इसके अंदर भार 50 किलो, लेकिन इसको बल कितना लगाना पड़ेगा, 100 किलो के आसपास का बल लगाना पड़ेगा, तब जाके इसको उठा पाएगा। ये क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फोर्स आर्म और लोड आर्म, बल भुजा और भार भुजा जो है ना, इनका अनुपात गड़बड़ा गया। अगर इसी जगह पर हम एक परिस्थिति को और बना देते हैं, एक परिस्थिति को यहां पर और ड्रॉ करते हैं, और उस परिस्थिति के अंदर हम मानते हैं, उस परिस्थिति के अंदर हमने ये परिस्थिति बनाई, और फिर हम यहां पर बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच हम क्या करते हैं, यहां पर हमने क्या रखा, अब हम ए को यहां पर रखते हैं और बी को हम यहां रखते हैं, ए को यहां रखते हैं, बी को यहां रखते हैं। अब भी सेम कंडीशन, वही कंडीशन है हमारे पास कि अक्ष तो ये बनेगा, अक्ष तो क्या बन रहा है, ये बिंदु बन रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, इसको उठाना है। अब तो ये क्या है, भार है, ये अभी भी भार है, और यहां से क्या लगेगा, बल लगेगा, तो ये बल है, ये प्रतिरोध या फिर भार, एक ही बात हो गई। अब क्योंकि भार भुजाओं को अगर लंबाई को देखें आप, एक बिंदु से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सी है, फोर्स आर्म बल भुजा, और ये कौन सी है, लोड आर्म। अब बताइए कि दोनों में आसानी कहां पर हो रही है? अब ये व्यक्ति जब बल लगाएगा ना, तो बल लगाने में उतना इसको दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। ये बराबर होने के पीछे कारण क्या है, ये भार भुजा और बल भुजा की जो लंबाई है ना, वो बराबर हो गई, वो अनुपात में आ गई। वो किस में आ गई, अनुपात में आ गई। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक है, बल भुजा की लंबाई, अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, अब मान लीजिए कि एक को नीचे कर दिया और बी को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया और बी को ऊपर कर दिया, तो बी को क्या करना पड़ेगा भाई, बी को क्या करना, बी को क्या जोर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना, बी को सिर्फ पैर उठाने हैं, पैर उठाते ही अपने आप ए ऊपर चला जाएगा। बहुत ही कम जोर लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब जैसे ही हमने ए को नीचे किया तो ये प्रतिरोध बन गया और ये क्या बन गया, बल बन गया। तो फिर इसको बल बहुत ही कम खर्च करना पड़ेगा, ए फटाफट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। यही इस नियम के अंदर बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है इस नियम के अंदर, कि अगर बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक है तो कम बल में ज्यादा भार उठाया जा सकेगा। कि अगर हम फोर्स आर्म को, बल भुजा को लंबा कर दें, भार भुजा को छोटा कर दें, तो कम बल हम लगाएंगे, अपने हम बल कम लगा रहे हैं लेकिन बल लग कितना रहा है, ज्यादा लगेगा, या फिर हमारा बल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर वो गुणा हो जाएगा। क्यों, किसकी वजह से, वो इस मशीन की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हमने यहां पर ये डायग्राम बनाया है कि बल यांत्रिकी लाभ हमें जो मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो मिलेगा, वो मिलना शुरू क्यों होगा, क्योंकि हमने बल भुजा को बढ़ा दिया है। जैसे ही बल भुजा बढ़ेगी मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलेगा, हमें बल के अंदर क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। ये नियम कौन सा है, उत्तोलक का नियम है। अगर बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक है तो कम बल में ज्यादा भार उठाया जा सकेगा, अर्थात यांत्रिकी लाभ मिलेगा। यांत्रिकी लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। यह बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि यांत्रिकी लाभ प्राप्त करने का सूत्र क्या है, या फिर कैसे हम यांत्रिकी लाभ कम बल लगाकर अधिक लाभ उठा सकते हैं, काम को सरलता से कर सकते हैं। हमें बल भुजा की लंबाई को बढ़ाना होगा, भार भुजा की लंबाई को कम करना होगा। सिंपल सा सूत्र है, सिंपल सा हमारे पास क्या है, सूत्र रहेगा। आर्किमिडीज नामक एक व्यक्ति ने लीवर के नियम को संक्षेप में उनके द्वारा कहे गए वाक्य के साथ चित्रित किया। उन्होंने एक चित्र बनाया, या फिर उन्होंने ये वाक्य कहा। उन्होंने क्या कहा कि मुझे पर्याप्त लंबा लीवर दे, इसे रखने के लिए एक आधार दो और मैं दुनिया को स्थानांतरित कर दूंगा। कितनी सुंदर बात इन्होंने बोली है। जो मैं समझ पा रहा हूं, जो इस लाइन को मैं देख रहा हूं, उसी लाइन को अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो आपको हैरानी नहीं होगी। वो क्या कह रहा है कि हमें एक पर्याप्त लंबा लीवर दे, एक छड़ दे मुझे इतनी लंबी, जिससे मैं अपने बल को मल्टीप्लाई कर सकूं। कि छड़ लंबी होती रहेगी तो आपका बल मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक लंबी छड़ दें और एक जगह दें जहां पर मैं पृथ्वी के साथ मैं उसको अटैच कर सकूं।
वहां पर रख सकूं और एक आधार दे जहां पर मैं रख सकूं, और मैं अपने बल से पृथ्वी को मूव कर दूंगा, कि मैं इतना बल उत्पन्न कर सकता हूं इस मशीन की वजह से कि मैं पृथ्वी को क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा। गिव मी ए लीवर लॉन्ग इनफ, एक लंबा, हम मुझे छड़ चाहिए, एक लीवर मुझे लंबा लीवर चाहिए, एंड ए फुलक्रम ऑन विच टू प्लेस इट, और उसको रखने के लिए एक मुझे आधार दे दो, एंड आई शैल मूव द वर्ल्ड, और मैं क्या करूंगा, बहुत बड़े भार को मैं मूव करके दिखा दूंगा। ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है उत्तोलक के नियम की, ये बात कर रहा है उत्तोलक के नियम की। ये केवल लीवर नहीं मांग रहा है, ये लॉन्ग इनफ लीवर मांग रहा है। लॉन्ग इनफ लीवर का मतलब है कि मुझे बल भुजा की लंबाई बढ़ाकर दो, और भार भुजा की लंबाई हम क्या रखें, कम रखेंगे, और हम बहुत बड़े, हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े भार को भी स्थानांतरण कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, समझना है इस चीज को आपने। चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये यांत्रिकी लाभ या फिर उत्तोलक का नियम जो है वो समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने क्या बात समझने की या फिर क्या बात करने का प्रयत्न यहां पर हमने किया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लीवर यांत्रिकी लाभ प्रदान करता है। यांत्रिकी लाभ से तात्पर्य यह है कि साधारण मशीन लगाए बल को कितना गुणा करती है। अभी हम बता के हैं इस बात को, प्रयास या फिर बल, एफर्ट या फिर बल, एफर्ट या फिर फोर्स, भार और अक्ष का स्थान लीवर के प्रकार और मशीन के यांत्रिकी लाभ की मात्रा निर्धारित करेगा। क्या बात बोली जा रही है, देखिए भाई, पूरा का पूरा जो खेल है उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा उत्तोलक बीच में नहीं रहेगा, हमेशा फुलक्रम बीच में नहीं रहेगा, हमेशा अक्ष बीच में नहीं रहेगा। हम बार बार जो एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं ना, इसमें तो हम देख रहे हैं कि ये तो मान लीजिए कि यहां पर आपका इस बिंदु के ऊपर आपका क्या बना, यहां पर ये पृथ्वी का भार यहां पर केंद्रित है, तो ये तो क्या बन जाएगा, भार बन जाएगा। यहां पर अक्ष केंद्रित है आपका, तो ये आपका अक्ष बन जाएगा, और यहां से बल जो है वो आरोपित किया जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका भार बिंदु बन जाएगा। और ये भुजाएं आपकी बन जाएगी, ये भुजा भार भुजा, और ये यहां से लेकर बल भुजा, ये क्या बन जाएगी, बल भुजा या फिर फोर्स आर्म, और ये क्या बन जाएगा, लोड आर्म। ठीक है। अब जो आप तीन प्रकार के उत्तोलक पढ़ेंगे, तीन प्रकार के आप लीवर पढ़ेंगे, उनके अंदर खास बात यह क्या है कि दो चीजें वहां पर परिवर्तन होंगी। और दो चीजें क्या परिवर्तन होंगी कि अक्ष कभी बीच में नहीं रहेगा, कभी बीच में भार आ जाए, कभी बीच में भार आ जाए, कभी बीच में बल आ जाएगा। हमने तीन प्रकार के उत्तोलक पढ़ने हैं। पहले प्रकार के उत्तोलक के अंदर हम अक्ष को बीच में पाएंगे, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में हम भार को बीच में पाएंगे, और तीसरे प्रकार के उत्तोलक में हम बल को बीच में पाएंगे। तीसरे प्रकार के उत्तोलक में हम बल को बीच में पाएंगे। तो तीनों प्रकार के उत्तोलक के अंदर इनकी पोजीशन बदलती रहेगी। पोजीशन बदलेगी तो क्या होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर आप इमेजिन करके देखिए। अगर मान लीजिए, तीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक, दो, तीन, और तीन विद्यार्थियों को मैं बोलता हूं कि यहां पर आप खड़े हो जाइए, ए, बी और सी। ए, बी और सी, तीन विद्यार्थियों को मैं यहां पर इस लाइन में अलग अलग बिंदुओं पर खड़े रखता हूं। फिर मैं कहता हूं कि अगले बिंदु पे क्या करता हूं, बी, ए, सी, और फिर मैं बी, सी और ए, इस तरह से। अब क्या खास बात यहां पर हुई, अगर बी इनमें हम कह सकते हैं कि एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है, ये पढ़ने वाला विद्यार्थी है, और ये दोनों एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं ये, और ए और बी इसके आसपास बैठे हैं, कि बी बीच में बैठा है और ए और बी उसके अगल बगल बैठे हैं। तो अगर वो कोई चीटिंग करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बी जो है वो दोनों के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पर बी दोनों के लिए बराबर रहेगा। तो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी, ये क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये दोनों भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दोनों भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी।
फिर हम बी पढ़ने वाला विद्यार्थी यहां पर आ गया। ये कौन है? पढ़ने वाला विद्यार्थी है। और सी यहां चला गया और ए यहां चला गया। तो अब आप एक चीज को जानते हैं कि कुछ भी हो, चाहे सी को मैं यहां ले आऊं, लेकिन रहेगा तो बी से दूरी, फिर भी वो बी से तो फिर भी दूर रहेगा ना। अगर मान लीजिए कि सी को मैं यहां पर और नजदीक ले आऊं, फिर भी क्या होगा? वो बी से तो दूरी रहेगा। ये भुजा तो हमेशा, ये जो दूरी है ये हमेशा क्या रहेगी? कम ही रहेगी। हम एग्जाम में आमतौर पर क्या करते हैं भाई, जो डिस्टेंस होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी हम बेंच को खिसका के थोड़ा पीछे कर लेते हैं कि थोड़ा नजदीक आ जाए। लेकिन भाई रोल नंबर तो वही रहेगा कि अगर 1, 2 और 3 बैठे और 3 पढ़ने वाला है, 2 को बेंच थोड़ा नजदीक कर दिया जाए, 1 का बेंच थोड़ा और नजदीक कर दिया जाए, तो भी ए तो 1 नंबर रोल नंबर 3 से पीछे रहेगा, हमेशा दूर ही रहेगा। बीच में तो कौन रहेगा? 2 ही रहेगा। तो यहां पर हमेशा क्या होगा कि ये भुजा जो है वो लंबी रहेगी। ये भुजा क्या रहेगी? लंबी रहेगी। तो यहां पर एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा से बड़ी रहेगी। मैं एक बार नाम नहीं लिखता, आप कंफ्यूज होंगे। फिर तीसरे के अंदर क्या होगा? अब सी को यहां पर बीच में बैठा दिया, ये फिर पढ़ने वाला विद्यार्थी है। ये कौन है? पढ़ने वाला विद्यार्थी है। और इस बार सी जो है वो नजदीक हो गया। अब चाहे ए जितना मर्जी बेंच खिसका ले, वो हमेशा क्या रहेगा? दूर ही रहेगा। सेम सेम चीज यहां भी होगी, सेम चीज यहां भी होगी। बी को हम क्या मानते हैं? बी को हम फुलक्रम मानते हैं, फिर अक्ष मानते हैं। बी को हम फुलक्रम मानते हैं, अक्ष मानते हैं। हम बी को अक्ष मान लेते हैं। और ए को हम क्या मान लेते हैं? ए को मान लीजिए आप लोड या फिर भार मान लीजिए। ए को क्या मान लेते हैं? लोड या फिर भार मान लीजिए। इसको लोड या फिर भार मान लीजिए। और सी जो है इसको क्या मान लो भैया आप? सी को मान लो आप बल मान लीजिए। बल या फिर फोर्स मान लीजिए। सी को बल या फिर फोर्स मान लीजिए। सी को बल या फिर फोर्स मान लीजिए। अब इनके बीच में देखो, तो भार और बल भुजा दोनों बराबर है, तो यहां पर इसको संतुलन का लीवर बोल देंगे। भाई ना किसी को, ना आपको संतुलन का लीवर है कि ना इसमें स्पीड का फायदा मिलेगा, ना बल में फायदा मिलेगा। दूसरे के अंदर बल भुजा की लंबाई तो ये है और भार भुजा की लंबाई ये है, तो बल भुजा की लंबाई भार भुजा से बड़ी हो गई, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? यांत्रिकी लाभ या फिर यांत्रिकी लाभ हमें यहां पर क्या होगा? प्राप्त होगा। तीसरे के अंदर बल भुजा छोटी रहेगी और भार भुजा यहां पर क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, तो यहां पर यांत्रिकी नुकसान होगा हमें। यहां पर हमें यांत्रिकी नुकसान होगा। लेकिन हमें लाभ किस में हो जाएगा? स्पीड में हमें लाभ हो जाएगा। किस में लाभ हो जाएगा? गति में या फिर स्पीड में लाभ हो जाएगा। तो ये लाभ हानि का जो खेल है वो सारा का सारा करवा कौन रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? वो या तो हो रहा है कि इनकी पोजीशन कहां पर है, और इनकी पोजीशन बदलने से क्या बदल जाएगा? भुजाओं की लंबाई बदल जाएगी। इनकी पोजीशन बदलने से कि कौन कहां पर प्लेस्ड है, इसकी वजह से इनकी लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मैं पुनः इस चीज को एक बार पढ़ता हूं भाई। एक लीवर यांत्रिकी लाभ प्रदान करता है। यांत्रिकी लाभ से तात्पर्य यह है, यांत्रिकी लाभ का मतलब फायदा, कि कम जोर लगाना, ज्यादा काम हो जाना। कि एक साधारण मशीन लगाए गए बल को कितना गुणा करती है। प्रयास या बल, एफर्ट, भार और अक्ष का स्थान, लीवर के प्रकार और मशीन के यांत्रिकी लाभ की मात्रा निर्धारित करेंगे। यांत्रिकी लाभ को निर्धारित करेंगे। बल बिंदु जहां से बल लगाया जा रहा है, अक्ष से जितना दूर होगा, भार को स्थानांतरित करना उतना ही आसान होगा, यानी उतना ही अधिक यांत्रिकी लाभ प्राप्त होगा। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? यांत्रिकी लाभ निकालने क्या हमें यांत्रिकी लाभ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? कि बल भुजा और भार भुजा, ऊपर हम बल भुजा की लंबाई रखेंगे और नीचे हम भार भुजा की लंबाई रखेंगे। ऊपर हम बल भुजा की लंबाई रखेंगे और नीचे हम भार भुजा की लंबाई रखेंगे। अब यहां पर वो फॉर्मूला हमने लगाया, बल भुजा इज इक्वल टू भार भुजा। अगर मान लीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिकी लाभ, अगर इस तरह का कोई एक झूला बना हुआ है, यहां पर दोनों ए और बी बैठे हुए हैं, तो दोनों की अगर लंबाई एक जितनी है, कि अगर मान लीजिए कि 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो यहां पर 1 मीटर, तो इसका बटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 आएगा तो ये संतुलन का लीवर हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 संतुलन का उत्तोलक हो जाएगा। अगर दूसरे में क्या होगा? दूसरा जो हमारा प्रकार है उसमें हम क्या परिस्थिति होते हुए, क्या परिस्थिति बनते हुए देखेंगे? वहां पर हम क्या देखेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे प्रकार का जो उत्तोलक है उसके अंदर बीच में कौन होगा भाई? भार बीच में होगा। क्या बीच में होगा? भार क्या होगा? बीच में होगा।
उसमें भार बीच में रहेगा। भार बीच में होगा तो क्या होगा, हमारे पास ऊपर लोड आर्म है, ऊपर फोर्स आर्म है, ऊपर बल भुजा है और नीचे कौन सी है, लोड आर्म। अगर मान लीजिए कि फोर्स आर्म, बल भुजा हमारी बड़ी है, बल भुजा बड़ी होने की वजह से अगर ये 2 है और ये 1 है तो इसका जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। 1 से क्या होगा, बड़ा, पॉइंट में बड़ा हो, चाहे पॉइंट में बड़ा हो, तो यहां पर हमें यांत्रिकी लाभ 1 से बड़ा होने पर यांत्रिकी लाभ मिलेगा। और तीसरे कंडीशन में क्या होगा, लोड आर्म, फोर्स आर्म ये है और लोड आर्म ये है। अब हम जानते हैं कि भार भुजा अगर 1 मीटर है तो ये 2 मीटर है, तो ये 0.5 आएगी, 1 से क्या हो जाएगा, कम होगा। 1 से कम होती हमें बल का नुकसान होगा, गति का उत्तोलक होगा, यांत्रिकी लाभ नहीं होगा। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए बल भुजा की लंबाई को बढ़ाना होगा या फिर भार भुजा की लंबाई को कम करना होगा, या फिर बल भुजा की लंबाई को क्या करना होगा, कम करना होगा। चलिए भाई, चलिए आज की क्लास में हम यहां तक ही अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, मैं एक बार जाते जाते सब वाइंड अप कर देता हूं, सब मैं वाइंड अप कर देता हूं कि क्या हमने आज की क्लास में पढ़ा है। हमने अभी जो लास्ट, बिल्कुल लास्ट में करवाया, उसमें हो सकता है कि यांत्रिकी लाभ प्राप्त करने का, यांत्रिकी लाभ कितना होगा, ये किस चीज से निर्धारित होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू फोर्स आर्म या फिर बल भुजा या फिर लोड आर्म भार भुजा, भार भुजा। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई वहां पर करना पड़ेगा या फिर ये देखने के लिए। अब 3 कंडीशन मैं यहां पर रखता हूं। एक कंडीशन तो ये है कि बीच में शीशों का हम यहां पर ऑप्शन लेते हैं, ये उत्तोलक नंबर 1 है जहां पर एक व्यक्ति यहां बैठा है और एक व्यक्ति यहां बैठा है, और दोनों, ये क्या बनेगा, अब मैं यहां पर व्यक्ति का नाम ना लिखकर यहां पर फोर्स लिखता हूं और लोड लिखता हूं। यहां पर मैं एफ फोर्स और यहां पर लोड यानी कि भार, बल, और यहां पर भार, और यहां पर मैं क्या लिखता हूं, अक्ष लिखता हूं। इन दोनों भुजाओं को हम देखें तो ये भुजा यहां से यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, दोनों अगर मान लीजिए कि 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो दोनों इस फॉर्मूला के अंदर, पहले उत्तोलक के अंदर हम जब लगाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बैलेंस का उत्तोलक यहां पर बन जाएगा। इसी चीज को हम दूसरे अगर उत्तोलक में देखें, दूसरे उत्तोलक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो भार ढोने वाला रेड़ा हो सकता है वो हो सकता है। इस तरह से हमने ये रेड़ा बनाया और यहाँ पर हम धकेलने के लिए इसको हमने यहाँ पर एक व्यक्ति को लगा रखा है, व्यक्ति यहाँ से धकेल रहा है, यहाँ पर ईंटें भरी हुई है और यहाँ पर क्या है, आपका अक्ष है। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आपका क्या बना, अक्ष बना, यहाँ पर आपका अक्ष बना, यहाँ पर आपका क्या बना, भार बना, और यहाँ से आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अगर आप भुजाओं को देखें तो बल भुजा आपकी ये बनेगी, बल भुजा आपकी ये बनेगी और भार भुजा आपकी ये बनेगी। अगर इन दोनों की दूरी को अगर मैं अंदाजन दूरी बनाऊं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि बल भुजा की दूरी 2 मीटर है और ये दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ पर पुनः इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2/1। तो ये आंसर कितना आएगा, 2। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यांत्रिकी लाभ मिलेगा, यांत्रिकी लाभ यहाँ पर मिल रहा है, यांत्रिकी लाभ यहाँ पर मिल रहा है। इसी को हम एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, इसी को हम एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, क्या बात यहाँ पर कही जा रही है। एक अन्य एग्जांपल में अगर इसको हम देखें, तीसरे एग्जांपल में आप एग्जांपल में ले सकते हैं भाई, चिमटा ले सकते हैं। जैसे ये चिमटा है, यहां पर आपका क्या बनेगा, अक्ष बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, अक्ष बनेगा, यहां पर अक्ष मान लीजिए, फुलक्रम मान लीजिए, यहां से आप क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, तो ये एफर्ट बनेगा या फिर फोर्स बनेगा। यहां से आप क्या करेंगे, किसी चीज को उठाएंगे, जैसे कोई मिठाई को उठा रहे हैं, रोटी को उठा रहे हैं, तो ये आपका लोड बनेगा, ये एफर्ट बनेगा और ये अक्ष बनेगा। तो अब भुजाओं की लंबाई क्या रहेगी, आपके पास जो भार भुजा है वो ये रहेगी और बल भुजा आपकी ये रहेगी, बल भुजा ये लंबाई रहेगी। अगर मान लीजिए ये लंबाई है 10 सेंटीमीटर और ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला के अंदर पुनः इसको हम पुटअप करेंगे, दोबारा इसको फॉर्मूला में लगाएंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू फोर्स आर्म अपॉन लोड आर्म। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर है। इसका अगर रिजल्ट निकालेंगे तो 0.5 रिजल्ट आएगा, जो क्या बनाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज को 1 से कम बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यांत्रिकी नुकसान होगा, यहाँ पर क्या होगा,
यांत्रिकी नुकसान होगा। ये सारा का सारा खेल है। हम एक एक प्रकार के उत्तोलक में जाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेना बड़ा जरूरी है। देखिए, थोड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अभी तक आप जो भी पढ़ते हैं वो सब ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। इसमें बल भुजा यहाँ फायदा हो जाता है या नुकसान हो जाता है, ये स्पीड का उत्तोलक है, ये संतुलन का, क्यों है वो, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वो इस वजह से है कि आपके पास गणित या फिर आपके पास उसके सबूत होने चाहिए कि किस आधार पे आप ये कह रहे हो। उस ये आधार क्या बनेगा, ये चीजें उसका आधार बनेगी कि भुजाएं जो है, किस में भुजा लंबी है, किस में भुजा छोटी है, और कौन सा फॉर्मूला वहां पर यूज हो रहा है, ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है। उसके बाद हम जाएंगे कि पहले प्रकार के उत्तोलक में क्या चीज होती है, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में क्या चीज, तीसरे प्रकार के उत्तोलक में क्या चीज होती है। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको चीज जो है वो समझ में आई होगी। चलिए भाई, इसको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना। अगली क्लास में हम एक एक उत्तोलक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे भाई। अगली क्लास में हम एक एक उत्तोलक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को धन्यवाद।